तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम उससे कहीं ज्यादा कुछ करने वाले हैं। हम एक मॉडर्न इंडियन फोकलोर यानी एक लोक कथा को लेंगे और उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे। उसके नियम क्या हैं, उसकी बनावट कैसी है। चलिए चमेली के खेत की इस कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये असल में है क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी, सपाट लेकिन बहुत ही गंभीर चेतावनी से। खेत का पुराना चौकीदार कालू बस इतना कहता है, मालिक, मैं इस गांव में 40 साल से हूं। ये खेत रात में ठीक नहीं रहता। और बस इसी एक लाइन से मॉडर्न सोच और सदियों पुराने डर के बीच एक टकराव की, आप कह सकते हैं, नींव पड़ जाती है। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण का पहला हिस्सा है खेत पर मिली वो पहली चेतावनी। यहीं पर कहानी का मेन कैरेक्टर रमेश इन सारी बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता है। लेकिन बहुत जल्द उसे एक ऐसे सबूत का सामना करना पड़ता है जो सच में दिल दहला देने वाला है। तो कहानी का जो असली टकराव है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है रमेश, उसका नजरिया एकदम मॉडर्न है। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है और चाहता है कि काम जल्दी हो, इसलिए रात में खेत की जुताई हो जाए। और फिर दूसरी तरफ है कालू, जिसका तजुर्बा उसे बता रहा है कि नहीं, चमेली का खेत सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी महफूज नहीं है। तो ये है विश्वास और अविश्वास की एक सीधी टक्कर। और ठीक यहीं कहानी एक मामूली बहस से निकलकर एक कई ज्यादा डरावने मोड़ पर आ जाती है। होता क्या है कि खेत की गीली मिट्टी में किसी के नंगे पांवों के निशान मिलते हैं। और ये निशान नॉर्मल नहीं है, ये असामान्य रूप से बड़े हैं। ये पहला पक्का सबूत है कि उस खेत में वाकई कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बात सिर्फ बड़े निशानों की नहीं है। ये कोई आम पैरों के निशान हैं ही नहीं। लोक कथाओं में इन्हें कहते हैं उल्टे पांव। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारे जो लोकल फोकलोर हैं, उनमें ऐसे निशान जिनकी एड़ियां आगे की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ हों, उन्हें किसी बुरी आत्मा या कह लीजिए किसी प्रेत का पक्का सबूत माना जाता है। तो अब मामला सिर्फ अजीब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। अब कालू इन निशानों का मतलब समझाता है और यहीं पर हमें इस पूरी प्रेत बाधा का पहला नियम पता चलता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर पैरों के निशान बाहर से खेत के अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई आया और चला गया, मामला खत्म। लेकिन अगर निशान खेत के अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो भी है वो खेत के अंदर से ही आया है और वो अभी भी वही है। और आपको पता है क्या, जो निशान मिले हैं वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब कहानी दूसरे हिस्से में दाखिल होती है, अमावस्या की रात का आतंक। क्योंकि अब तक जो सिर्फ चेतावनियां थीं, वो रमेश और उसकी पत्नी सुमन के लिए एक भयानक हकीकत बनने वाली हैं। तो अमावस्या की वो काली रात है और खौफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ठीक रात के 12 बजे खेत से औरतों के रोने की दर्द भरी आवाजें आनी शुरू होती हैं। ठीक 5 मिनट बाद 12:05 पर वो रोना अचानक एक पागलपन भरी गैर इंसानी हंसी में बदल जाता है। और फिर 12:10 पर उनकी खिड़की पर एक उंगली से ठक ठकाने की वो बहुत ही साफ आवाज, टुक 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 टुक। अब रमेश हिम्मत जुटाकर बाहर झांकता है, पर वहां कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो टोक टोक की आवाज तो बंद हो जाती है, पर कमरे में अचानक एक अजीब सी गैर मामूली ठंडक भर जाती है और साथ में आती है सड़ी हुई घास और गीली मिट्टी की तेज बदबू। ये साफ इशारा था कि वो जो भी चीज है वो अब घर की चारदीवारी को भेद चुकी है, वो अंदर आ चुकी है। और ठीक उसी पल खेत के किनारे एक सफेद साया नजर आता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करता, घर के दूसरे कोने से दादी की आवाज आती है। वो एक सुरक्षा मंत्र पढ़ रही होती हैं। और जैसे ही मंत्र की आवाज उस साये तक पहुंचती है, वो एक कान फाड़ देने वाली चीख मारकर गायब हो जाता है। यहीं पर यह बात साफ हो जाती है कि इस तरह के खतरे के सामने जो पहली चीज काम आती है वो है हमारा पारंपरिक ज्ञान। चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से पे लाते हैं जो असल में इसका दिल है, शिकार के नियम। क्योंकि यहीं पर दादी इस पूरी पहेली को सुलझाती हैं। वो बताती हैं कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का किस्सा नहीं है। ये जो आत्मा है, ये एक शिकारी की तरह एक पूरे सिस्टम से काम करती है।
दादी बताते हैं कि वो जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो कोई आम भूत नहीं है, वो है एक छलावा। अब इंडियन फोकलोर में छलावा एक बहुत ही शक्तिशाली और धोखेबाज आत्मा होती है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ किसी जगह पर भटकता नहीं है, नहीं, ये एक्टिवली जानबूझकर लोगों का शिकार करता है, उन लोगों का जिन्हें वो अपने शिकार के तौर पर चुनता है। और इस छलावे का शिकार करने का एक पूरा 4 दिन का प्रोसेस है, एक सिस्टम है। स्टेप 1, चुनाव। ये सबसे पहले अपने शिकार को चुनता है। किससे? जो भी उसके इलाके यानी उस खेत की सरहद को लांघता है। स्टेप 2, आतंक। अगले 3 दिन ये अपने शिकार को सिर्फ डराता है, बुरी तरह से डराता है। स्टेप 3, फैसला। अगर इन 3 दिनों में शिकार डरकर भागता नहीं है तो फिर वो आत्मा हमला करती है। और आखिर में स्टेप 4, नतीजा। नतीजा 2 में से 1 होता है, या तो शिकार मारा जाता है, उसका सारा खून चूस लिया जाता है, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है, पागल हो जाता है। और फिर दादी वो बात कहती हैं जो सबसे ज्यादा डरावनी है। वो कहती हैं, भागने का तो सोचना भी मत, जो भागता है उसे वो और भी तेजी से पकड़ती है। मतलब साफ है, इस मुसीबत से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है इसका सामना करना। तो अब कहानी इन्वेस्टिगेशन वाले फेज में एंटर करती है, एक आत्मा का दर्दनाक राज। क्योंकि अब कैरेक्टर्स को ये पता लगाना है कि इस आत्मा की कमजोरी क्या है, और इसके लिए उन्हें उसके अतीत की गहराइयों में उतरना होगा। और दादी उन्हें भेजती हैं एक वीरान कुएं के पास रहने वाली एक अंधी बुजुर्ग औरत के पास। अब जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, यही वो किरदार है जिसके पास सारे राज हैं, जिसके पास चमेली के अतीत की चाबी है। वो बुजुर्ग औरत चमेली की दर्दनाक कहानी सुनाती है कि चमेली एक जवान लड़की थी जिसे रघु नाम के एक किसान से प्यार था, लेकिन रघु ने उसे धोखा दे दिया और किसी और से शादी कर ली। इस धोखे से टूटे दिल और बेइंतहा गुस्से में चमेली ने उसी खेत में एक पीपल के पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी, और मरते मरते उसने एक कसम खाई कि वो उस खेत में किसी भी खुश इंसान को, और खास तौर पर किसी किसान को, कभी भी चैन से नहीं रहने देगी। अब यहाँ कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। वो बुजुर्ग औरत बताती है कि इतने सालों में उस आत्मा का मकसद बदल चुका है। तब जब वो चमेली थी तो उसका मकसद था बदला, टूटे दिल का बदला। लेकिन अब उसका मकसद है ताकत। वो एक शिकारी बन चुकी है जो अपने शिकार की रूहानी ताकत को सोखकर और ज्यादा शक्तिशाली होती जाती है। और इसी दर्दनाक कहानी में छिपी है उसकी कमजोरी। क्या है वो कमजोरी? एक तांबे का सिक्का। ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। इस एक सिक्के में उसका सारा प्यार और उसकी सारी नफरत एक साथ कैद है। और ये सिक्का उसी पीपल के पेड़ की जड़ों में दबा है जहां उसने अपनी जान दी थी। यही वो एक चीज है जो इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से पर, श्राप को तोड़ना। यहाँ पर अब उस आत्मा का सामना करने और उसके आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनता है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना, कि एक याद, एक मेमोरी, एक राक्षस को कैसे हरा सकती है? क्योंकि इसका हल किसी लड़ाई झगड़े में नहीं है। इसका हल है उस भावनात्मक जड़ को, उस इमोशनल एंकर को उखाड़ फेंकने में जिससे वो आत्मा बंधी हुई है। और फिर वो आखिरी टकराव शुरू होता है। रात घेर आती है। वो लोग डरावनी फुसफुसाहटों के बीच पीपल के पेड़ के पास खुदाई शुरू करते हैं। फिर कालू को वो छोटा सा पुराना तांबे का सिक्का मिल जाता है, और फिर शुरू होती है एक दौड़। रमेश उस सिक्के को लेकर पास के एक पवित्र जलकुंड की तरफ भागता है और उसे उस पाक पानी में फेंक देता है। और जिस एक पल वो सिक्का पानी को छूता है, सब कुछ थम जाता है। वो अलौकिक तूफान, वो फुसफुसाहटें, सब एक साथ शांत हो जाती हैं। प्रेत बाधा खत्म हो चुकी है, श्राप टूट चुका है, और उस खेत में आखिरकार शांति लौट आई है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि होता क्या है जब सदियों पुरानी लोक कथाएं आज की मॉडर्न सोच और अविश्वास से टकराती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये विश्वास पर, परंपरा पर और उस अनदेखी दुनिया के नियमों पर एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री भी है।